आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 1, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। जो चैप्टर 3 था वो भी सप्लाई एंड डिमांड ही था, बट वो सप्लाई एंड डिमांड पार्ट 1 था। ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड पार्ट 2 है। तो इसकी क्लास 1 से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। जब हमने डिमांड स्टडी किया था तो हमने देखा था कि अगर प्राइस कम हो जाए या इनकम ऑफ कंज्यूमर ज्यादा हो जाए, सबस्टिट्यूट के प्राइसेस जो है बढ़ जाएं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सबस्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो इन सभी केसेस में कंज्यूमर जो है ना ज्यादा क्वांटिटी बाय करता है। यानी कि ये रिलेशन सिर्फ ये बताता है कि क्वांटिटी ज्यादा बाय करेगा, ठीक है, ये तो बता देता है कि क्वांटिटी वो ज्यादा बाय करेगा, पर ये नहीं पता चलता कि कितनी ज्यादा बाय करेगा, ठीक है। यानी कि वी वांट टू नो हाउ रिस्पॉन्सिव डिमांड इज टू अ राइज और फॉल इन प्राइस, ठीक है। यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में किस रिलेशन में चेंज आता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड किस रिलेशन में फॉल करती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड किस रिलेशन में बढ़ती है। हम इसी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सो इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी को मैं ई से डिनोट करूं तो इलास्टिसिटी क्या बताता है कि हाउ मच देयर विल बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर प्राइस में इतने परसेंट का चेंज आया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया, इन दोनों की जो रेशियो होती है ना, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम परसेंटेज यूज क्यों कर रहे हैं? हम परसेंटेज यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के यूनिट डिफरेंट है। क्वांटिटी यूनिट हो सकता है किलोग्राम में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर्स में हो, मीट्रिक टन्स में हो, कुछ भी हो सकती है। प्राइस ऑफ यूनिट जो रुपीस में हो सकती है, पैसों में हो सकती है, पाउंड्स में हो सकती है, डॉलर्स में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं सिर्फ बोलता तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जो यूनिट होती है वो क्वांटिटी वाली यूनिट होती, चेंज इन प्राइस की यूनिट जो होती, जो प्राइस की यूनिट होती वो होती। तो दोनों की यूनिट जो है वो डिफरेंट होती, तो इसलिए हम उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही हमने इसको परसेंटेज यूज किया तो परसेंटेज यूज करते ही वो क्या हो गया, यूनिट फ्री हो गया और कंपैरिजन पॉसिबल हो गया। सो परसेंटेज यूज करने का फायदा क्या रहता है कि जो भी फिगर होती है ना वो यूनिट फ्री हो जाती है और उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं दो प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। एक करते हैं हम पेट्रोल, एक हम बात करते हैं पेट्रोल की और एक बात करते हैं आलू की। अगर पेट्रोल की बात करें तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में कम फॉल होगा क्योंकि गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मूव हो जाएंगे। यानी पहले अगर मैं रोज गाड़ी लेके जाता था तो अब मैं सोचूंगा यार कि रोज गाड़ी ले जाने के बजाय जिस दिन ज्यादा मजबूरी हो गाड़ी ले जाता हूं और अदरवाइज जो है मैं मेट्रो पे ही ट्रेवल करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। या जो हेल्थ फ्रीक हैं वो छोटी ट्रेवल के लिए क्या करेंगे, कार क्या निकालनी है, साइकिल पे चलते हैं या पैदल जाना शुरू कर देंगे। बट अगर हम पोटैटो की बात करें तो प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड में सब्सटैंशियल फॉल आएगा क्योंकि आलू नहीं खाएंगे तो क्या और भी तो वेजिटेबल्स हैं खाने को। फिर हम अपने आप को समझाएंगे कि आलू खा खा के ना हम आलू जैसे हो रहे हैं तो आलू नहीं खाने चाहिए। सो मतलब आलू का प्राइस बढ़ने से आलू की डिमांड सब्सटैंशियल अमाउंट से कम हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हमें किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता हो, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता हो तो हम प्राइस और क्वांटिटी में चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फॉर दैट प्रोडक्ट। यानी किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि ये इलास्टिसिटी इसकी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ
कि इलास्टिसिटी अगर 2 है दैट मीन्स कि नीचे क्या है 1 है, कि 1% प्राइस में अगर हम चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसके ऑपोजिट 2% का चेंज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बारे में नॉलेज हो तो हम प्राइस और क्वांटिटी में चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस चीज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, कि अगर इलास्टिसिटी दे दी जाए, बोला जाए कि प्राइस में इतने % का चेंज आया तो बताओ कि क्वांटिटी में कितने % का चेंज आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, मान लो 2 डिमांड कर्व्स हैं। डिमांड कर्व, आपको ये बात तो पता है कि डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये वाला भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये वाला भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी है चारों के चारों डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो अभी मैं सिर्फ 2 डिमांड कर्व की बात कर रहा हूं, एक डी और एक डी डैश, 2 डिमांड कर्व हैं। डी जो है वो कम इलास्टिक है। देखो, जो जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना कम इलास्टिक होगा और जितना ज्यादा फ्लैट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। मैं क्या बता रहा था कि 2 डिमांड कर्व हैं, एक डी है और एक डी डैश है। डी जो है लेस इलास्टिक है यानी कि ज्यादा स्टीप है, डी डैश जो है ज्यादा इलास्टिक है यानी कि ये ज्यादा फ्लैट है। ठीक है, दोनों को एक सप्लाई कर्व जो S1 है वो इस A पॉइंट पे काट रहा है। दोनों को जो S1 सप्लाई कर्व है पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 और इक्विलिब्रियम प्राइस P1 जो है डिटरमिन हो रहा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। मान लेते हैं किसी वजह से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के आपने बहुत सारे रीजन पढ़े हैं, प्राइस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज प्राइस में जब भी चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में चेंज आता है तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। उसमें मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होती है, ना कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब होता है कि जब हमारा सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी वजह से आता है तो वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। कहां? S2 पे। सप्लाई कर्व पहले S1 था, अब सप्लाई कर्व S2 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर हम डी डिमांड कर्व की बात करें जो कि कम इलास्टिक है, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें प्राइस बढ़ के P1 से P2 हो गया, यानी प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया और क्वांटिटी बहुत ही कम अमाउंट से कम हुई है। ठीक है, यानी कि प्राइस ज्यादा बढ़कर P2 हो गया और डिमांड थोड़ी सी कम होकर Q1 से Q2 है, यानी कि लोग इसकी डिमांड को इतना ज्यादा कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्राइस ज्यादा बढ़ने पर भी वो क्वांटिटी इतनी कम नहीं कर पा रहे, क्वांटिटी इतनी नहीं गिरती। अब डी डैश जो था ये क्या था, एक ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व था। जैसे ही सप्लाई चेंज हुई तो देखा कि प्राइस इसमें भी बढ़ा, बट इतना ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ पाया, जबकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर गई। ठीक है, यानी कि ये इलास्टिक डिमांड कर्व था, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, P1 से P3 हुआ, बट क्वांटिटी Q1 से गिरकर Q3 होगी, जो कि रिलेटिवली ज्यादा है। पहले Q1 से Q2 हुई थी, अब Q1 से Q3 हो गई है। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है अब हमारा कहां आ रहा है, B की बजाय C पर आ रहा है। सो जितना ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, प्राइस में चेंज पर वो उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, जैसे जरा सा प्राइस चेंज आएगा ना, लोग उसके बदले में दूसरी चीजों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देंगे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है गिर के, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, सो क्या कंक्लूजन है, जितना ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, हमारे केस में डी डैश, प्राइस में चेंज पर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड उसके केस में ज्यादा गिरेगी या ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप इसी तरह से सप्लाई बढ़ने से प्राइस में फॉल के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज को इन डिमांड को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज ऐसा हो कि पहले 2 डिमांड कर्व थे, एक डी था, एक डी डैश था, एक डी था, एक डी डैश था। इन दोनों को पहले सप्लाई कर्व जो था S1
पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा था, किसी वजह से सप्लाई बढ़ गई, से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से सप्लाई का जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो गया एंड सप्लाई बढ़ के S1 से S2 हो गई। अब यहां पर पहले ये P1 था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Q1 था। जैसे ही सप्लाई बढ़ी तो जो D था जो कि लेस इलास्टिक था, इसका प्राइस ज्यादा गिरा है और क्वांटिटी में चेंज कम आया है, कम इंक्रीज हुआ है। और प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़नी तो चाहिए थी, बट प्राइस ज्यादा गिरा है, क्वांटिटी में इतना चेंज नहीं आया क्योंकि लोगों के लिए ये क्या था, इनइलास्टिक था। सो यहां पर क्या हुआ, P1 से P3 पे चेंज आया, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, Q3 हो गई है। ठीक है, तो देखा आपने कि जैसे पिछले वाले में सप्लाई को कम करने से जितना ज्यादा इलास्टिक था उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज में। तो इसमें भी जितना ज्यादा इलास्टिक था, प्राइस में जरा सा भी फॉल आया तो डिमांड उसकी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो कि इन इलास्टिक था उसमें प्राइस में इतना ज्यादा फॉल आने से भी उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। जो D डैश है क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है प्राइस के चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का आंसर जो आता है ना, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई वो मैंने ये बताई। अब देखो प्राइस के चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल गुड्स के केस में क्या आएगी, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस गिरेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी कि इसका आंसर तो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर तो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जनरली नेगेटिव आती है क्योंकि प्राइस में इंक्रीज पर क्वांटिटी कम होती है और प्राइस में फॉल पर क्वांटिटी बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि ज्यादातर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, इसलिए आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब हम आते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को हम मेजर कैसे करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को हम मेजर कैसे करते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड ओरिजिनल मेथड, फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड ओरिजिनल मेथड। इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी जो होती है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, किसी भी चीज के चेंज को जब हम ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं ना तो दैट बिकम्स अ प्रोपोर्शनेट चेंज, नॉट परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। या हम ये कह सकते हैं, अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनली कितनी थी इंटू 100, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या हुई, वही तो हुई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही तो डेफिनेशन थी। ठीक है, सो चेंज अपॉन ओरिजिनल किया तो प्राइस आ गया, सॉरी चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 किया तो परसेंटेज चेंज आ गया, और चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 किया तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो एक देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। मान लो प्राइस जो था एप्पल का प्राइस, ये एप्पल फोन की बात नहीं कर रहे हम, एप्पल किलोग्राम वाले मतलब खाने वाले एप्पल की बात कर रहे हैं। तो प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस फ्रॉम 50 पर केजी टू 60 पर केजी। प्राइस बढ़ के 50 से 60 रुपीज हो गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड क्या होनी चाहिए थी, डिमांड गिरनी चाहिए थी। सेब नहीं भी खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। ठीक है, हाँ एप्पल का फोन नहीं लेंगे तो हो सकता है, बट सेब नहीं खाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर एप्पल फॉल्स फ्रॉम 100 केजी से गिर के से 70 केजी हो गई। डिमांड 100 केजी से गिर के 70 केजी हो गई। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा क्यू? चेंज इन क्वांटिटी। 100 से 70 हुआ है तो देयर इज अ फॉल, तो -30। ओरिजिनली क्या थी? 100 इंटू 100। सो आंसर इज परसेंटेज इज -30। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज 50 से 60 हुआ है, यानी कि 10 बड़ा है। ओरिजिनली कितना था? 50 था, इंटू 100, तो देयर इज 20। सो अगर हम इन दोनों की रेशियो देखते हैं तो इलास्टिसिटी डिमांड शुड बी -30 अपॉन 20। आंसर इज व्हाट? -1.5। यानी फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल, डिमांड चेंजेस बाय 1.5%। हर 1% प्राइस में चेंज के साथ एप्पल का अगर प्राइस 1% चेंज होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड में 1.5% का चेंज आएगा। ठीक है, ये होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड ओरिजिनल मेथड। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी आता है कि ओरिजिनल मेथड से करो। दूसरा एक होता है दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट मेथड। अब पहली बात आती है इसकी जरूरत क्यों पड़ी मिड पॉइंट मेथड की। देखो, जब हम दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो हम फर्स्ट मेथड से अगर इलास्टिसिटी निकालते हैं ना तो एक प्रॉब्लम आती है। क्या? ए से बी पर इलास्टिसिटी निकालने पर जो आंसर आएगा बी से निकालने पर आंसर डिफरेंट आएगा। मान लो प्राइस 4 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 120 की थी। प्राइस बढ़ के 6 हो गया तो क्वांटिटी गिर के 80 की रह गई। अगर हम ओरिजिनल मेथड यूज करना चाहें और ओरिजिनल पॉइंट ए को ले लें तो प्राइस कितना हुआ? बढ़ के 4 से 6 हो गया, यानी कि चेंज कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। सो देयर इज 50% इंक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी कितनी हुई है? 120 से 80 हुई है। क्वांटिटी में फॉल कितना आया? 40 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था? 120 इंटू 100, तो -33% का फॉल आया है। इसके बेस पे इलास्टिसिटी निकाली तो इलास्टिसिटी आ रही है -33 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू -0.66। दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ओरिजिनल मेथड। अब अगर मान लो बी को ओरिजिनल पॉइंट लेके चलता हूं, मान लो मैं कहता हूं जी प्राइस 6 से 4 हुआ तो क्वांटिटी 80 से 120 हो गई। प्राइस 6 से 4 हुआ, क्वांटिटी 80 से 120 हो गई। तो बी को अगर मैं ओरिजिनल यानी कि बेस मान के चलूं तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ये मैंने ए टू बी निकाला था। अब अगर मैं बी टू ए निकालता हूं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो होगा 6 से 4 हुआ -2, ओरिजिनल क्या था? 6 इंटू 100, यानी कि -33%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालूं तो वो होगा 40 डिवाइडेड बाय 40 बड़ा 80 से 120 हुआ अपॉन 80 इंटू 100, यानी 50%। इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ गई? इलास्टिसिटी डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो -1.5 आ गई इलास्टिसिटी। पहले क्या आ रही थी? 0.66 आ रही थी। यानी कि इस मेथड में, ओरिजिनल मेथड में एक प्रॉब्लम रहती है कि किसको आप ओरिजिनल मान के चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमने ओरिजिनल या बेस जो है वो डिफरेंट लिया है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओरिजिनल P एंड Q एज बेस, यानी कि बजाय इसको 120, 50, 6 या 80 लो, ओरिजिनल को बेस लेने की बजाय हम क्या करते हैं? वी टेक एवरेज प्राइस ऑफ जो P1 एंड P2 दोनों में जो एवरेज प्राइस है उसको हम बेस मान लेंगे, और क्वांटिटी को भी नीचे डिवाइड करने के लिए हम जो उन दोनों का मिड पॉइंट है वो एवरेज है उसको ले लेंगे, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ P ले लेंगे और मिड पॉइंट को ऑफ ही Q ले लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा
वो ये बन जाएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस। तो हमारे एग्जाम्पल में जो हमने अभी किया 4 पे 120 था और बी था 6 पे 80 था। अगर एवरेज प्राइस लेके चलें तो एवरेज प्राइस इज 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। एवरेज क्वांटिटी लेके चलें तो 120 + 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 100। अब अगर आप ए से बी निकालते हैं, अगर ए टू बी जाते हैं तो चेंज इज 2, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है 40, एवरेज क्वांटिटी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए, 4 से 6 हुआ तो 2 का चेंज अपॉन एवरेज इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर इज -1। अब अगर आप इसको B2A निकालते, अगर आप इसको B2A करते तो आप बोलते चेंज इज परसेंटेज इन क्वांटिटी इज 80 से 120 हुआ -40 डिवाइडेड बाय एवरेज इज 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। सो दिस इज -1। तो फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है, यहां पर जो A टू B निकाल रहे हैं तो परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो ये था -40 था, B2A निकाल रहे हैं तो परसेंटेज चेंज जो था ऊपर +40 था, नीचे हमारा -40 था। यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एक में अगर ऊपर नेगेटिव है तो दूसरे वाले में नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से B2A निकाला चाहे हमने A टू B निकाला, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इट मींस कि मिड पॉइंट मेथड में डायरेक्शन ऑफ चेंज का कोई इंपैक्ट नहीं आता। जनरली हम इसी मेथड को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में इस्तेमाल करते हैं, बट आपके कोर्स में वो भी है और ये भी मेथड है, दोनों के दोनों हैं। तो आपको किसी भी मेथड से करने को कहा जा सकता है। जो जैसे इस बार जो क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस में भी आएंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे आपको कोई भी एक दे दिया जाएगा कि स्टेटमेंट दे दी कि प्राइस पहले इतना था, फिर क्वांटिटी इतनी थी, फिर प्राइस बढ़ के इतना हो गया, क्वांटिटी इतनी होगी। मिड पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी क्या होगी? तो मिड पॉइंट मेथड में अगर आपने गलती से ओरिजिनल मेथड लगा दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज A टू B एंड B टू A विल गिव द डिफरेंट आंसर। तो आपको एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी के बेस पे ही आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्टिसिटीज, यानी कि इलास्टिसिटीज कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, उसका कॉफिशिएंट जनरली 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। आंसर जो इलास्टिसिटी का है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। आप बोलोगे -1 -1.5 तो आपने पीछे निकाल रखा है। मैंने बोला अगर नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर दूं तो उस सिचुएशन में इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, ठीक है। सो जो भी मैं अब सारे के सारे आगे केसेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इन सभी में मैंने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली होगी ना, वो मिड पॉइंट मेथड से ही निकाली होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, प्राइस 4 था तो क्वांटिटी 100 थी, प्राइस 5 हो गया तो भी क्वांटिटी 100 है, प्राइस बढ़ के 8 हो जाएगा तो भी क्वांटिटी 100 की 100 ही रहेगी। तो जब प्राइस में जितना भी चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड में जो कमोडिटी की है उसमें कोई चेंज ना आए, तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में दिस इज द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी इस केस में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे मान लो कोई एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अब लाइफ सेविंग मेडिसिन में प्राइस 4 से 5 हो जाएगा, डिमांड 100 की थी, ठीक है। मतलब पहले प्राइस 4 था तो भी डिमांड 100 की थी, प्राइस 5 हुआ तो भी डिमांड 100 की है, प्राइस 10 होगा तो भी डिमांड 100 की है। यानी कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आता रहे, डिमांड में चेंज 0 है। सो डिमांड का चेंज, मान लो प्राइस 4 था तो भी क्वांटिटी 100 थी,
प्राइस 5 था तो भी क्वांटिटी 100 थी, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ 0। एवरेज प्राइस कितना हुआ, एवरेज क्वांटिटी कितनी है 100, तो इंटू 100, चेंज इन प्राइस कितना हुआ 1, एवरेज प्राइस कितना है 4.5 इंटू 100, बिकॉज न्यूमरेटर में ऊपर 0 है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया जहां पर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। वर्ड परफेक्टली का ध्यान रखना, क्योंकि इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट आता है इन इलास्टिक डिमांड, दिस इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी जिसमें 0 से 1 के बीच में होती है, इलास्टिसिटी जिसमें 0 से 1 के बीच में होती है। सो इसमें क्या होता है, प्राइस में चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड में रिलेटिवली कम चेंज आता है। प्राइस में चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड में रिलेटिवली कम चेंज आता है और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड जो होता है वो लेस देन 1 आता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जैसे डिमांड फॉर बेसिक फूड आइटम है, तो प्राइस बढ़ भी जाएगा तो खाना छोड़ थोड़ी दोगे। हाँ, हो सकता है कि आप वे पहले जितना खाते थे अब प्राइस बढ़ गया, इतने पैसे नहीं है खाने के लिए, तो थोड़ा सा आपने अपना कंजम्पशन हो सकता है कम कर दिया, बट खाना छोड़ थोड़ी दोगे बिल्कुल। ये थोड़ी होगा कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आता रहे, हम तो क्वांटिटी उतनी की उतनी ही रखेंगे, लाओगे कहां से, लाइफ सेविंग वाली बात तो रह नहीं है ना यहाँ पे। तो अब जैसे यहां पर हम देखें 4 पे क्वांटिटी 100, 4 पे क्वांटिटी क्या थी 100 थी और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 90 हो गई, तो एवरेज प्राइस इज 4.5, एवरेज क्वांटिटी इज 95। ठीक है, सो व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी, -10 अपॉन एवरेज क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन व्हाट इज द चेंज इन प्राइस 1 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर अगर मैंने कैलकुलेट किया तो दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 100 divided by 4.5, so 9 by 19 that is minus 0.47। ये हमारा इलास्टिसिटी और डिमांड का कोएफिशिएंट आया है -0.47 which is less than 1। So this is the case of inelastic demand when elasticity is between 0 and 1 ignoring the sign। ठीक है, वैसे देखें तो -0.47 है, तो इसके साइन को इग्नोर करना होगा। 0.47 विच इज लेस देन 1 और 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, साइन में फिर से बोल रहा हूं इग्नोर करना होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स 1, यानी जितना चेंज प्राइस में आएगा एग्जैक्टली उतना प्रोपोर्शनेट चेंज ही क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इज इन द सेम प्रोपोर्शन टू चेंज इन प्राइस, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड 1 होता है। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। जैसे मान लो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स की बात करें। अच्छा, इसका जो डिमांड कर्व होता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका डिमांड कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होगा। ये जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि जिसके नीचे जितने मर्जी आप रेक्टेंगल्स बना लो, हर रेक्टेंगल का एरिया जो होता है बराबर होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि उसके नीचे आप जो मर्जी रेक्टेंगल बना लो, हर रेक्टेंगल का एरिया सेम ही आएगा। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखो, जैसे अगर इसमें मैं ये देखूं तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 100 थी, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 80 हो गई, एवरेज प्राइस इज 4.5, एवरेज क्वांटिटी इज 90। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज -20 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 100। कैलकुलेट करो, आंसर इज 1 इग्नोरिंग द साइन। तो इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड जहां पे इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है, यानी 1 से ज्यादा अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, इंफिनिटी नहीं होती बस। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड में चेंज प्राइस के रिलेटिव ज्यादा होता है।
डिमांड का चेंज प्राइस के रिलेशन में ज्यादा होता है। इलास्टिसिटी का कॉफिशिएंट जो होता है, इलास्टिसिटी और डिमांड का कॉफिशिएंट 1 से ग्रेटर हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर लग्जरी गुड। मान लो प्राइस 4 से 5 हुआ, प्राइस 4 से 5 हुआ और क्वांटिटी सीधा गिर के 100 से 50 रह गई, यानी कि जो क्वांटिटी में 67% का चेंज आ गया, जबकि प्राइस में चेंज सिर्फ क्या हुआ था, प्राइस में चेंज सिर्फ कितने का हुआ था, 22% का आया था चेंज। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो 67 डिवाइडेड बाय 22 आंसर इज 3.04। साइन को मैं फिर से इग्नोर कर रहा हूं। दैट मीन्स कि 1% लग्जरी गुड है ना, लग्जरी गुड की कोई नीड नहीं होती, ये सिर्फ किस लिए होता है, लग्जरी गुड की नीड नहीं होती, ये सिर्फ मेरे शो ऑफ के लिए होता है। तो इसलिए अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है आपको लगे यार छोड़ना, क्या करना है इसका शो ऑफ। ठीक है, जरूरत तो है नहीं हमें, पहले भी हमने अननेसेसरी खरीद रखा था, अब इतना प्राइस बढ़ने पर हम ये थोड़ी करेंगे कि हाँ जी और अभी भी खरीदते ही रहेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। वैसे इलास्टिसिटी हमने बोला इंफिनिटी के इक्वल, कोई भी चीज इंफिनिटी के इक्वल होती नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा इसका। ठीक है, सो अगर हम इसमें देखें 4 का जो प्राइस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंज्यूमर इतनी भी खरीद सकता है, कंज्यूमर इतनी भी खरीद सकता है, इतनी भी खरीद सकता है, 4 से ऊपर तो कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, यानी एट एनी प्राइस अबव $4 क्वांटिटी डिमांडेड निल है। प्राइस 4 से नीचे जाते ही क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट है, क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट है, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंज्यूमर कुछ भी क्वांटिटी खरीद सकता है। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंज्यूमर इतनी भी खरीद सकता है। सो जब प्राइस में चेंज ना होने पर भी डिमांड में चेंज आ सकता हो तो इसका डिमांड का वे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। और इस केस में देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तब भी डिमांड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्राइस में चेंज नहीं भी आएगा तो भी डिमांड में चेंज आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बंदा प्राइस को इफेक्ट कर ही नहीं सकता, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो कंज्यूमर के ऊपर है कि वो उस प्राइस पर कितना खरीदना चाहता है, यानी सेम प्राइस पर कंज्यूमर की डिमांड में कुछ भी चेंज आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए अब तक हमने देखा कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है और प्राइस के गिरने से बढ़ती है। ठीक है, एंड अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस के अलावा कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि प्राइस में चेंज से कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, तो प्राइस के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जिनमें पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स किसी चीज के होंगे और जितने ज्यादा वो क्लोज होंगे, जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट किसी चीज के अवेलेबल होंगे ना, जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा लोग क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरी चीज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने पर लोग दूसरों पर स्विच हो जाएंगे और उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी डिमांड ज्यादा होगी। जैसे पोटैटो का एग्जांपल हमने लिया था। अब आलू तो लोग इसलिए खाते हैं ना कि सस्ता होता है, कोई दिल से ये तो नहीं कहेगा ना कि चाहे आलू 200 रुपए किलो हो जाए मुझे तो रोज आलू ही खाने हैं। सो इसलिए इसके सब्स्टिट्यूट क्योंकि अवेलेबल हैं, आलू नहीं खाओगे तो कोई और सब्जी खा लोगे। सो ऐसे प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी होगी वो ज्यादा होगी। दूसरा आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि वो नेसेसिटी है, लग्जरी है, क्या है, या नॉर्मल गुड है। नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। ठीक है,
यानी कि बिटवीन 0 and 1 होती है। लग्जरी गुड्स की जो इलास्टिक डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होती है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है। जैसे मैंने बताया था रेयर मेडिसिन है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। रेयर मेडिसिन हो गया, नेसेसिटीज हो गई, इन सब की डिमांड जो होगी इनइलास्टिक रहती है। लग्जरी गुड जो है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, यानी कि ये परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकती है और नॉर्मली ये भी इलास्टिक भी ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि उसमें प्राइस में जरा सा भी चेंज आएगा ना तो लोग उसकी डिमांड एकदम से ज्यादा अमाउंट से कम कर देते हैं। तीसरा, proportion of total expenditure on the product, यानी कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च रहे हैं, यानी कि जो टोटल आपका एक्सपेंस हो रहा है उसमें से कितना उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ आवर इनकम स्पेंट ऑन गुड, तो जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा वी विल बी फोर्स टू कट इट्स कंजम्पशन। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हमारा खर्चा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर उसके ऊपर है तो जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा हमें उसका कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा। द बिगर विल बी द इनकम इफेक्ट, यानी कि आपको एहसास हो जाएगा कि भाई अब तो गरीब हो गए, अब इतना नहीं कंज्यूम कर सकते, और डिमांड उनकी क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, डिमांड उसकी ज्यादा इलास्टिक होगी। अब जैसे नमक है, नमक की प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड में बहुत कम होती है। ठीक है, अब कोई अगर ये बोले कि भाई नमक 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो हो गया, प्राइस में 50% का इंक्रीज आ गया है, तो सब्जी में नमक डालना थोड़ी कम कर दोगे। या अगर ये हो गया कि 20 रुपए से 10 रुपए किलो हो गया तो चलो आज नमक की सब्जी बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कि ये तो नहीं करोगे ना कि चलो 1 चम्मच नमक की बजाय, अब क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया है तो 1 चम्मच नमक की बजाय 2 चम्मच नमक डालना शुरू कर देते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि नमक के केस में जो इनकम इफेक्ट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि हम अपनी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन नमक पर खर्च रहे हैं। ठीक है, अब यही अगर मैं पेट्रोल को देखूं तो 1 लाख पर मंथ कमाने वाले का भी पेट्रोल कंजम्पशन 10,000 रुपए तक का होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ हिज मंथली इनकम इज स्पेंट ऑन पेट्रोल। सो इट हैज हायर इनकम इफेक्ट, तो जैसे ही इसका प्राइस बढ़ता है ना तो लोगों के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। सो इट हैज हायर इनकम इफेक्ट, तो इसकी इलास्टिक डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इसके बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि मतलब ऐसे ही एक कमोडिटी का एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इसका इनकम इफेक्ट, इसका प्राइस बढ़ने पर इस पर इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, या इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो इस तरह से डिफरेंट कमोडिटीज जिसमें कि आपकी पर्सनल जजमेंट काम आएगी, जो बताएगी कि हाँ जी इसकी इलास्टिक डिमांड क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। जिन प्रोडक्ट की कंज्यूमर को ना आदत लग चुकी है, ठीक है, वो प्राइस इनइलास्टिक होते हैं। जैसे हर साल जिस नया आईफोन हर साल पुराने से 10,000 रुपए से 20,000 रुपए ज्यादा पर लॉन्च करते हैं, तब भी डिमांड में कोई कमी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि लोगों को आदत, देखो एक होता है चीज की आदत लगना, और आदत लगने की बात है कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैं आईफोन यूज करता हूं तो ठीक है, मैंने 3 साल पहले लिया था, जब तक चल रहा है चलता रहेगा, जिस दिन खराब हो जाएगा तो उस साल जो नया मॉडल आएगा मैं ले लूंगा। बट ये नहीं होगा कि हाँ जी 11 लिया था, जैसे ही 12 आया तो मुझे 12 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कमाई अपनी है, आप कमाई में चीजें लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाप कमाई में थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो हर साल वो नया जो आईफोन है ना, पुराने से मतलब 60,000 से आईफोन 6 शुरू हुआ था, आज 14 आते आते समझ लो कि 1,40,000 से बेसिक प्राइस है उसका मिनिमम आईफोन 14 प्रो मैक्स का, तो तब भी डिमांड में इसकी कोई चेंज नहीं आता है। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर है जो इस प्रोडक्ट की डिमांड को इनइलास्टिक बना रहा है। पॉइंट 5, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है?
देखो जब प्राइस बढ़ता है तो लोगों को अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि इधर प्राइस बढ़ा मैंने सीधे उसकी कंजम्पशन खत्म कर दी, ऐसा नहीं होगा। अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट करने में लोगों को टाइम लगता है, उसके लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं। प्राइस राइज के बाद जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उतनी डिमांड उसकी इलास्टिक होती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि लोग उसके अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे कि इसके बदले में क्या यूज किया जा सकता है। अब ये तो होगा नहीं ना कि एकदम से मालूम चल जाएगा कि चल ये वाला प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, पहले से ढूंढ के रखा था, अगर इसका बढ़ा ना तो मैं ये वाला कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा। तो जितना ज्यादा टाइम बीतता रहेगा किसी चीज के प्राइस को बढ़े हुए, उसकी उतनी डिमांड जो है इलास्टिक होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉइंट 6, दैट इज प्राइस लेवल, कि करंटली वो किस प्राइस पर है। जो भी हायर प्राइस गुड्स होते हैं ना वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक होते हैं। हायर प्राइस गुड्स जो होते हैं वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक होते हैं। यहां पर मैं कंज्यूमर की बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हायर प्राइस गुड्स इलास्टिक ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो प्राइस इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 7, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम हाई होती है उनकी डिमांड फॉर कमोडिटीज जो होती है ना जनरली इनइलास्टिक होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ने से हमारे घर में तो हो सकता है कि एसी चलना कम हो जाए। कम किस तरह से हो जाए, ठीक है एसी के बिना नहीं रह सकते अगर हम, तो भी हम क्या कहेंगे कि चलो रात को सोते टाइम चला दिया, टाइमर लगा के सो गए, 3 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, 4 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा ना, बस ठीक है, नींद आ जानी चाहिए, उसके बाद तो क्या पता लगता है। पर ये थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा और अंबानी जी के घर में अंबानी बच्चों को बोलेगी कि सारे दिन एसी मत चलाया करो, ऐसा तो नहीं बोलेगी ना। यानी कि उनकी जो डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या है, इनइलास्टिक है। हम जैसे लोगों की मुझे लगता है कि 2-4 साल की जितनी कमाई होती है ना उतना अंबानी जी के घर का एक महीने का बिजली का बिल आता है। 70 लाख रुपए का उनका मंथली बिजली का बिल है इंटालिया का। तो इसलिए जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी। चलिए अच्छा, अब इसके बेस पे जैसे मैंने मान लिया आपको 7 पॉइंट लिखवा दिए हैं, मैंने आपको ये 7 पॉइंट लिखवा दिए। अब इन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें ये आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। ये देखो एक्सप्लेन करने वाला तो सिर्फ इस बार तक के लिए है, अगली बार से तो ओवरऑल हो सकता है कि फुली ही ये मल्टीपल चॉइस में हो जाए, बट उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस हैं। तो उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। अब जैसे मान लो आपको 7 पॉइंट्स दे दिए, अब उनमें से ये बोल देंगे कि इनमें से आपको मार्क करना है, चूज नहीं करना, आपको मार्क करना है कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं। अब ये 7 पॉइंट में से आपको 4 सही दे देंगे, 3 गलत दे देंगे। तो आपको ये बताना होगा कि 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 4 5 ठीक है, 1 2 6 7 ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। देखो अब ऐसा भी नहीं है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिया है तो उसकी स्टीपनेस या फ्लैटनेस को देख के आप कहें कि वो डिमांड कर्व इलास्टिक या इनइलास्टिक है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के ना डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी जो होती है ना डिफरेंट होती है। जैसे मान लो इस पूरे डिमांड कर्व को मैंने पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये बना दिए मैंने पॉइंट्स, ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए। अगर हम ए से बी पर आते हैं, ए पॉइंट से बी पर आते हैं, तो प्राइस कितना चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है 7 से 6। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 1 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 100, यानी कि 15.38% का चेंज है। चलो मैंने इसको 15 लिख लिया। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 0 से 2, तो 0 से 2 चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 2 डिवाइड बाय मिड पॉइंट इज 1 इंटू 100, दैट इज 200% का चेंज आया है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब इस पे अगर मैं इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अप्रोक्सीमेटली 13 आ रहा है, विच इज इलास्टिक डिमांड का, विच इज इलास्टिक।
इसी तरह से बी से सी पर जाता हूं तो भी इलास्टिक डिमांड 3.7 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे कि डिमांड इज इलास्टिक। तो ए से बी पे जाने पर, बी से सी पे जाने पर, सी से डी जाने पर भी 1.8 आ रही है विच इज इलास्टिक। अगर डी से ई पर जाते हैं, डी से ई पर जाते हैं तो मिड पॉइंट के हिसाब से इसकी यूनिट इलास्टिक आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। एंड ऐसे ही ई से एफ, एफ से जी, जी से एच जाने पर आप चेक कर सकते हो कि डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिक डिमांड 1 से कम आ रही है। देखो ऐसा इसलिए हुआ है, अगर हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लोअर पोर्शन में आएंगे तो अगर डिमांड में एब्सोल्यूट चेंज सेम भी है, डिमांड में एब्सोल्यूट चेंज सेम भी है, बट परसेंटेज चेंज के लिए बेस तो बड़ा हो रहा है ना। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए उसका बेस बड़ा होता जा रहा है, यानी कि परसेंटेज चेंज कम हो रहा है। एब्सोल्यूट चेंज सेम है, अमाउंट ऑफ चेंज सेम है, बट परसेंटेज के लिए वो डिफरेंट कम होता जा रहा है बिकॉज उसका बेस जो डिनोमिनेटर उसका बड़ा होता जा रहा है। सो ऐसे ही अगर प्राइस को देखें तो एब्सोल्यूट चेंज तो सेम है बट बेस छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज प्राइस में क्या आता जा रहा है, ज्यादा आता जा रहा है। सो इलास्टिसिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज क्वांटिटी कम और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, यानी कि डिमांड कर्व इस नीचे वाले पोर्शन में क्या है, इन इलास्टिक है। ठीक है, चलो तो ये मालूम चल गया कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी है, तो भी उसके डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक तरह से मान लेते हैं कि अगर मिड पॉइंट से ऊपर हम देखें, इस डिमांड कर्व के मिड पॉइंट से ऊपर देखें, ऊपर वाले में अगर देखते हैं तो इलास्टिसिटी 1 से बड़ी है, इसका मतलब डिमांड कर्व इलास्टिक है। और नीचे वाले पोर्शन में ई एफ जी एच में देखें तो इलास्टिसिटी जो है वो कम है 1 से, इसका मतलब डिमांड कर्व हमारा इन इलास्टिक है।